Hello everyone, myself Mrs. Binda. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, यानी कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुके हैं। अब वे अमेरिका से लंदन आते हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अमेरिका से लंदन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सफलता प्राप्त करने के बाद भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई, अतः उन्होंने लंदन की ओर रुख किया। वह जून 1916 में अमेरिका से रवाना होकर लंदन पहुँचे। डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड पहुँचे तो उनके सारे सामान की तलाशी ली गई। जूते आदि तक की भी जांच की गई। ब्रिटिश खुफिया पुलिस को संदेह था कि अंबेडकर के भारत के क्रांतिकारी दल के साथ संबंध हैं, अतः उनकी एक एक चीज को छान मारा। उनका संदेह बेकार निकला। लंदन पहुंचकर तुरंत अक्टूबर 1916 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और लंदन में पढ़ाई जारी रखने के लिए महाराजा बड़ौदा से अनुमति प्राप्त की। अर्थशास्त्र की उनकी पढ़ाई काफ़ी आगे जा चुकी थी। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की तैयारी करने की अनुमति दे दी, तो उन्होंने तुरंत शोध प्रबंध पर काम आरंभ कर दिया। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों को यह बात चुभ रही थी कि एक अछूत महान लड़का राज्य के खर्चे पर विदेशों में ऊंच से ऊंच शिक्षा हासिल करता जा रहा है। अतः बड़ौदा राज्य के दीवान ने उन्हें पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है। तुरंत भारत लौटकर प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा से रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। इस पत्र से उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू किए हुए कुछ महीने ही तो हुए थे, उनकी सभी योजनाएं धरी रह गईं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी करने की ठान रखी थी, इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर एडविन कैनन की सहायता से लंदन यूनिवर्सिटी से यह अनुमति प्राप्त कर ली कि वह अक्टूबर 1921 तक पुनः अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। अंबेडकर ने अपने सामान का, जिसमें अधिकतर पुस्तकें थीं, बीमा करवाया और यह सामान मैसर्स थॉमस कुक एंड कंपनी को बम्बई पहुंचाने को दे दिया। खुद कैसर ए हिंद नामक जहाज़ से 21 अगस्त 1917 को बम्बई पहुंचे, परंतु जो जहाज़ उनका सामान ला रहा था वह समुद्र में डूब गया। बड़ौदा में अन्याय। प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के पालन हेतु डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत की सेवा के लिए बड़ौदा चल दिए। महाराजा बड़ौदा ने आदेश जारी किया कि रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर का भव्य स्वागत किया जाए, परंतु एक महार का स्वागत कौन करता, इसीलिए उन्हें लेने कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा। यह समाचार कि एक महार अफसर बनकर बड़ौदा पहुंच रहा है सारे शहर में फैल चुका था। कोई भी होटल, सराय या धर्मशाला उन्हें स्थान देने को तैयार न थी। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली। कुछ देर भिन्न भिन्न विभागों में अनुभव दिलाने के बाद महाराजा बड़ौदा डॉक्टर अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, अतः उन्हें सैन्य सचिव मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सैन्य सचिव जैसे पद पर आसीन होने के बावजूद अंबेडकर को यहाँ अछूतपन का घोर अपमान झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के अधीन कर्मचारियों या
यहाँ तक कि चपरासियों ने भी उनके साथ बहुत गिरा हुआ व्यवहार किया। पहले ही दिन चपरासी ने दूर से ही उनके टेबल पर फाइल फेंकी। डॉक्टर अंबेडकर को विस्मय हुआ। उन्होंने झिड़क कर कहा, टेबल पर फाइल ऐसे रखी जाती है क्या? माफ़ कीजिए जनाब, मैं आपके निकट नहीं आ सकता क्योंकि आप अछूत हैं और मैं ऊंची जाति का। चपरासी ने उत्तर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने क्रोध पर काबू रखकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना शिक्षित हूँ और मेरी पदवी क्या है? जी हाँ, पता है। आप मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर हैं, पर इससे क्या? आखिर जन्म से तो आप अछूत महार ही हैं ना। डॉक्टर साहब मानो सातवें आसमान से नीचे आ गिरे। इसी प्रकार यदि फाइल उठानी होती तो चपरासी छड़ी की मुठ से टेबल पर से फाइल अपनी ओर सरका कर उठाता था। जब अंबेडकर कार्यालय में प्रवेश करते या जाने लगते तो फर्श पर पड़े कालीन को लपेटकर उठा लिया जाता। इतना ही नहीं, चपरासी उन्हें पीने को पानी भी नहीं देता था। अपने पीने के पानी की व्यवस्था डॉक्टर साहब को खुद ही करनी पड़ती। कार्यालय से जाने के बाद कार्यालय को धोया जाता और गौमूत्र से पवित्र किया जाता। उधर फारसी सराय में उनके साथ क्या गुजरी, इसका दर्दनाक उल्लेख उन्होंने स्वयं इन शब्दों में किया है। छुआछूत के कारण किसी हिंदू या मुस्लिम होटल, सराय या धर्मशाला ने आश्रय नहीं दिया। भटकते भटकते एक पारसी की सराय तक जा पहुंचा। जब सराय के चौकीदार को बताया कि मैं हिंदू हूँ तो उसने कहा कि सराय में हिंदू नहीं ठहर सकता। मैंने उसे कहा कि यदि मैं पारसी नाम अपना लूँ तो क्या समस्या हल हो जाएगी और उसे कुछ अधिक लाभ हो जाएगा। अतः वह मान गया। मैं सराय में पारसी नाम से रहने लगा। पारसी सराय 2 मंजिल की इमारत थी। नीचे की मंजिल में सराय का चौकीदार अपने सब परिवार रहता था। दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें बिस्तर लगा था। साथ में एक छोटा सा बाथरूम था जिसमें पानी की एक टूटी लगी थी। से सारा भाग एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराना सामान जैसे टूटे बेंच, कुर्सियाँ, तख्ते और कूड़ा करकट जमा था। इस तरह के वातावरण में मैं अकेला ही रहता था। मैं सुबह 10 बजे दफ्तर चला जाता और रात लगभग 8 बजे वहाँ से लौटता, क्योंकि हाल में न बिजली थी न तेल से जलने वाला दीपक। हाल में गहन अंधेरा छाया रहता था। चौकीदार मेरे लिए एक छोटी सी लालटेन लाता जिसकी रोशनी कुछ इंच दूरी से आगे नहीं जाती थी। मुझे लगने लगा जैसे मैं कैद हूँ। मैं किसी इंसान से बातें करने को तरस जाता। इस अकेलेपन को मैंने अध्ययन से दूर रखना चाहा, किंतु चमगादड़ों के इधर उधर भागने और शोर मचाने के कारण पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी। ऐसे में मन ही मन बहुत कुंठता, गुस्सा आता। फिर यह सोचकर मेरा रोष चला जाता कि काल कोठरी ही सही, यह शरण तो है, कुछ न होने से तो यही बेहतर है। मेरा जो सामान बम्बई में रह गया था उसे लेकर मेरी बहन का बेटा आया, जो मेरी ऐसी बुरी हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसीलिए मैंने उसे तुरंत वापस भेज दिया। मैंने सरकारी बंगले के लिए आवेदन पत्र दिया, किंतु बड़ौदा रियासत के प्रधानमंत्री को जिस शीघ्रता से मेरे निवेदन पर विचार करना चाहिए था नहीं किया। अतः
शामत का दिन आ ही गया। पारसी सराय में मुझे ठहरे हुए 11 दिन हुए थे। मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था और दफ्तर जाने वाला था कि सीढ़ियों से कुछ लोगों के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कुछ यात्री ठहरने के लिए आए हैं, किंतु क्या देखता हूँ कि 1 दर्जन हट्टे कट्टे पारसी लाठियाँ लिए मेरी तरफ आए। जल्द ही मैं समझ गया कि वे यात्री नहीं। मेरे कमरे के इर्द गिर्द घेरा डालकर उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? दुष्ट कहीं का, तुमने पारसी सराय को अपवित्र कर दिया। मैं मौन खड़ा रहा। क्या उत्तर देता? पारसियों का यह जत्था मुझे मौत के घाट ही उतार देते, किंतु मेरी नरमी और खामोशी ने मेरी मृत्यु को टाल दिया। उनमें से एक ने पूछा, कब खाली कर रहे हो सराय? वह ऐसा समय था जब मेरा यह ठिकाना, मेरी यह शरण स्थली मुझे अपने जीवन जैसी ही प्यारी थी। मैंने मौन तोड़ा और उत्तर दिया, मुझे 1 सप्ताह और रहने दो। इतने में संबंधित मंत्री मुझे कोठी देने की अर्जी मंजूर कर देंगे, किंतु पारसी मेरे बात सुनने को तैयार न थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दी कि वे शाम तक मुझे इस सराय में देखना नहीं चाहते। मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। मुझे धमकी देकर वे चले गए। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे दिल डूबने लगा। मैंने मन ही मन उनको बुरा भला कहा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मुझसे मेरी अनमोल शरण छीनी जा रही थी। मेरा यह निवास काल कोठरी से बेहतर नहीं था, तो भी मेरे लिए यह कीमती था। पारसियों के चले जाने के बाद मैं सोचा में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैंने सोचा कि मेरी समस्या थोड़े दिनों की है। जैसे ही सरकारी बंगला मिल जाएगा, मेरी समस्या हल हो जाएंगी। मैंने तय किया कि मित्रों की मदद ली जाए। बड़ौदा सियासत में मेरे 2 मित्र थे, एक हिंदू, दूसरा भारतीय ईसाई। मैंने पहले हिंदू मित्र के पास गया। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। उसे मेरी बातें सुनकर दुख हुआ। उसने पारसियों को भी बुरा भला कहा, किंतु यह सब महसूस करने के पश्चात भी वह कहने लगा, यदि आप मेरे घर में ठहरने के लिए आ जाएंगे तो मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे। मैंने संकेत पा लिया और अपने निवेदन पर जोर नहीं डाला। फिर मैं अपने ईसाई मित्र के पास गया। उसने कहा कि उसकी पत्नी अगले दिन आ रही है, वह उसे सलाह करके बता पाएगा। बाद में मुझे पता चला कि उसका उत्तर भी बड़ा कूटनीतिक था। वे पति पत्नी दोनों ईसाई बनने से पूर्व ब्राह्मण परिवार से थे। पति तो कुछ उदार विचारों का बन गया था, किंतु पत्नी पहले की भांति रूढ़िवादी ही रही, और इसीलिए वह एक अछूत को अपने घर में कैसे रहने देती। शाम 4 बजे मैंने अपने ईसाई मित्र का घर छोड़ा। मेरे सामने सवाल था, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई मित्र तो था नहीं, सराय भी छोड़नी थी, तो फिर जाऊँ कहाँ? मेरे सामने बम्बई लौटने के सिवाय और कोई चारा न था। बड़ौदा से बम्बई के लिए रेलगाड़ी रात 9 बजे रवाना होती थी। मुझे 5 घंटे का समय बिताना था। कहाँ गुजारूँ यह समय? सराय जाऊँ या अपने मित्र के यहाँ जाऊँ? सराय जाने का हौसला नहीं था, क्योंकि मुझे डर था कि पारसी फिर आकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। मेरी हालत तो दयनीय थी।
मैं उसे और ज़्यादा दयनीय नहीं बनाना चाहता था। मैंने शहर की सीमा पर स्थित कमाठी बाग में 5 घंटे गुजारने का फैसला किया। मैं थका हारा और भूखा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट-फूट कर रो रहा था। वहाँ बैठे-बैठे कई विचार आए। कभी मैं अपने माता-पिता की बात सोचा, जैसे प्रायः कठिनाई के समय संतानें सोचा ही करती हैं। मेरे साथ यह क्या हुआ, इसी सोच में शाम के 8 बज गए। बाग से बाहर निकल मैंने तांगा किराए पर लिया और सराय पहुंचा। अपना सामान नीचे लाया। न तो चौकीदार और न मैं ही कोई ये शब्द बोल पाया। शायद उसने महसूस किया होगा कि उसी के कारण मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ है। मैंने उसका बिल अदा किया और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। बरसों बीत चुके, किंतु पारसी सराय में मेरे साथ हुई दुर्घटना का स्मरण आते ही मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, वह एक पारसी के लिए भी अछूत ही है। अंबेडकर इन चपरासियों, अधिकारियों, पारसियों और दूसरे लाखों लोगों जो जहालत, अशिक्षा, रूढ़ियों एवं अनेक कुप्रथाओं से ग्रस्त हैं, से कहीं अधिक विद्वान, उच्च नैतिकता, उदारता तथा महानता के स्वामी थे। परंतु फिर भी उनके साथ जाति अभिमानियों ने मानवता से घिरा हुआ व्यवहार किया। यह शोक व मर्मांत आघात डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के लिए एक असहनीय आघात था। डॉक्टर अंबेडकर को इस घटना से बहुत अधिक दुख पहुंचा। केलुस्कर, जिन्होंने अंबेडकर को छात्रवृत्ति दिलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक बार फिर गति में आए। उन्होंने महाराजा बड़ौदा को अंबेडकर की सारी व्यथा गाथा सुनाई कि किस प्रकार बड़ौदा में अंबेडकर का अपमान किया गया और किस प्रकार उन्हें बड़ौदा सियासत से निकलना पड़ा। परंतु इस भेंट और प्रयास का भी कोई लाभदायक परिणाम न निकला। मास्टर केलुस्कर ने अपने एक मित्र को, जो बड़ौदा में प्रोफेसर थे और प्रगतिशील विचार रखते थे, इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह अंबेडकर को अपने घर में स्थान देंगे और खर्च आदि अंबेडकर से वसूल कर लिया करेंगे। जब डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर के वचन अनुसार और मास्टर केलुस्कर के कहने पर बड़ौदा पहुँचे, तो उन्हें प्रोफेसर का लिखा एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि वह उनके घर न आएं क्योंकि उनकी पत्नी उनके लिए सहमत नहीं है। अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन से ही वापस लौट आए। इन परिस्थितियों में अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा, जिसने उनकी शिक्षा प्राप्ति में पर्याप्त सहायता की थी, की रियासत को त्यागना पड़ा।